Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. राजस्थान की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। कहा लोकतंत्र में असहमति को दबाया नहीं जा सकता। सोमवार को अगली सुनवाई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा खुद की छवि बनाने पर लगे हैं प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल पर कसा तंज। बोले लॉन्चिंग की कई कोशिशें हुई लेकिन सब फेल। लद्दाख में चीन से बातचीत के बावजूद रणनीति में जुटी भारतीय सेना। सर्दियों में बंद रहने वाला जोजिला पास पर जोरदार तरीके से चल रहा है काम। सेना और बीआरओ मिलकर कर रहे हैं तैयारियां। राम मंदिर शिलान्यास को लेकर तकरार। शंकराचार्य स्वरूपानंद बोले शुभ नहीं है 5 अगस्त का समय। अयोध्या के महंत ने कहा शिलान्यास तो हो चुका, अब निर्माण का होगा शुभारंभ। और भारत की एक बड़ी लैब का दावा, देश की 15% आबादी में कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज मौजूद। करीब 18 करोड़ लोगों के शरीर में आ चुका है कोरोना का वायरस। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से। राजस्थान के सियासी ड्रामे में रोज एक लगता है नया चैप्टर जुड़ रहा है। आपको ध्यान होगा कि जो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं, कल वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं उनके एक दायरे हैं, उसकी एक लक्ष्मण रेखा है। और उन्होंने अपने पावर्स की, द राइट्स ऑफ द स्पीकर्स ऑफिस, उसकी बात की थी कि ही वॉज वेल विद इन द राइट्स व्हेन ही इशूड द डिस्क्वालिफिकेशन नोटिसेज टू द 19 MLAs। इस बात को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, यानी कि एक संवैधानिक संकट की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया जिसको लेकर बाद में कल सचिन पायलट ने एक कैविएट भी डाला। उन्होंने कहा कि बिना किसी नोटिफिकेशन के उनके और जो बाकी MLAs हैं उनके सिलसिले में कोई भी डायरेक्शन ना पास किया जाए। उसके बाद आज उस सुनवाई और जो बहस का जो सिलसिला था वो शुरू था और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हियरिंग आज देखने को मिली जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई में। और खासकर कपिल सिब्बल ने जो बहस सामने रखी और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन आपको मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी कि जो जस्टिस अरुण मिश्रा ने आज कहे हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा का पहला पॉइंट था कि पहली बात तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मैटर को हम तभी सुनेंगे जब उसका बेसिक प्रमाइस होगा कि वी विल हियर ओनली ऑन द क्वेश्चन वेदर द कोर्ट कैन इंटरफियर विद स्पीकर्स प्रोसीडिंग्स और नॉट, यानी कि स्पीकर के मामले में क्या कोर्ट इंटरवीन कर सकता है या नहीं कर सकता है। सिर्फ इसी बात की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अब करेगा। ये पूरी सुनवाई अब 27 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है, यानी कि सोमवार को इस पर फिर से कुछ भी ऑब्जर्वेशन या किसी तरीके का कोर्ट ऑर्डर आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कह दिया साफ साफ कि वी विल नॉट गो इनटू वेदर स्पीकर एक्टेड मैलिफाइड और बोनाफाइड, यानी कि उनका मैलिफाइड इंटेंशन था या नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंटरवीन नहीं करेगा। वो इस बात के लिए ऑर्डर या डायरेक्शन ज़रूर पास कर सकता है कि वेदर द कोर्ट कैन इंटरफियर विद द स्पीकर्स प्रोसीडिंग्स और नॉट। इस बात को साफ किया। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग जो बहस थी उसको लेकर कुछ चीज़ें आज जस्टिस अरुण मिश्रा ने उठाई। उन्होंने कहा कि कैन अ पर्सन इलेक्टेड बाय पीपल नॉट एक्सप्रेस हिज डिसेंट, यानी कि जो MLAs हैं उनको क्या, अगर एक चुनी हुई असेंबली में वो MLA बनकर जाते हैं तो क्या उन्हें किसी विरोध का हक नहीं है, विरोध एक्सप्रेस करने का हक नहीं है। इस बात को उन्होंने कहा। और क्या आप एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में आप क्या किसी की आवाज़ ऐसे दबा सकते हैं। तो उसके बाद कपिल सिब्बल ने कुछ जब आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप माय लॉर्ड ये डायरेक्शन क्यों नहीं देते हैं कि ऑर्डर जो शब्द जो आप एक कोई ऐसा ऑर्डर दीजिए जिसमें से कि डायरेक्शन शब्द हटा दिया जाए। यानी कि वो बिल्कुल उस संदर्भ में बार बार इस बात को कह रहे थे कि जो डायरेक्शन दिया गया है स्पीकर के ऑफिस को, यानी कि जो राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन स्पीकर को मिले हैं कि आप 24 तारीख तक कोई एक्शन 19 MLAs पर नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड यू कैन रिमूव द वर्ड डायरेक्शन, जिस पर कोर्ट ने यानी कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने इस बात को कहा कि डायरेक्शन वर्ड का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है बल्कि रिक्वेस्टेड, द स्पीकर्स ऑफिस हैज़ बीन रिक्वेस्टेड। तो इस तरीके की इंटरेस्टिंग बहस चल रही है इस मामले की, क्योंकि सुनवाई अब
27 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। लेकिन आज बड़ा सवाल जो इस पूरी हियरिंग से सामने आया है और जिस तरीके की बातें आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने कही हैं, उससे कहीं ना कहीं एक लार्जर पिक्चर भी समझ में आती है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर की हो चाहे जुडिशरी की हो, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एक कोई बड़ा डायरेक्शन दे सकता है। मैं बार बार आपको कर्नाटका हाई कोर्ट के का हवाला, उसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में ये कहा था कि जो एमएलएज थे, जिस समय जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो केस चल रहा था, उस पर ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट, आई एम सॉरी, उसमें क्लियरली ये बोला गया था कि जो डिस्क्वालिफाइड एमएलएज हैं दे कैन रिमेन डिस्क्वालिफाइड बट नोबडी कैन बार देम फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। एक वाटरशेड जजमेंट उसे माना गया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट एक कोई बड़ा ऑब्जर्वेशन लेकर आ सकता है। लेकिन जो बड़े आज सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का मामला है किसी भी लोकतंत्र में, और खासकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, हम ये कहते हैं कि जो अलग अलग स्तंभ हैं, जुडिशरी की पावर्स अलग हैं, लेजिस्लेचर की पावर्स अलग हैं, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की पावर्स अलग है। तो आज ये पूरा केस एक बड़ी तस्वीर इसको लेकर आ सकता है। जैसे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, चाहे वो गवर्नर का ऑफिस हो, चाहे वो स्पीकर का ऑफिस हो, चाहे एमपीज़ हों, एमएलएज़ हों, डिसेंटिंग पार्टीज़ हों, ऑपोजिशन पार्टीज़ हों, इन सब के लिए कोई ना कोई एक मैसेज ज़रूर आ सकती है जो भी सुप्रीम कोर्ट एक ऑब्जर्वेशन लेकर आएगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने एक लेख में जो आज एक बात कही है कि ये जो डिफेक्शन का जो एक पाप जैसा दिखता है, ही इज़ यूज द वर्ड दैट डिफेक्शन इज़ अ सिन इन पॉलिटिक्स। तो हम इस मैलेज को, इस बीमारी को हम कैसे हटा सकते हैं? तो शायद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का उनको ध्यान दिलाया है कि कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर आए, और वो इसकी कामना और प्रार्थना भी करते हैं कि देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा बड़ा ऑर्डर लेकर आए जिसमें कि इस बीमारी को हम बिल्कुल रूट से, यानी कि जड़ से ख़त्म कर सकें। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा सिन है, एक ऐसा पाप है जिसके लिए डेंटल जो रूट सर्जरी है उसकी ज़रूरत है। तो क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट का कोई एक ऐसा ऑर्डर आता है जिसमें कि वाकई में हम डिफेक्शंस जिस तरीके से हो रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? लेकिन फ़िलहाल जो मुश्किलें हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी बिल्कुल टेंटर हुक्स पर है जहां तक गहलोत सरकार का सवाल है। हालांकि उनके क्लेम्स हैं कि उनके पास अभी भी 105 एमएलएज़ हैं, और सचिन पायलट ने बार बार इस बात को कहा है कि नहीं, वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि ये दो बैटल्स हैं, एक जो लीगल बैटल है और एक पॉलिटिकल बैटल है, जो बैटल ऑफ नंबर्स हम जिनको कहते हैं, जो पूरी अरिथमेटिक पर बेस्ड है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उस पर कितने एमएलएज़ बीजेपी, और अगर जो जैसा बताया जा रहा है और एलिगेशंस लगे हैं कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर अशोक गहलोत की सरकार को गिराना चाहते हैं, तो ये दोनों अलग अलग बैटल्स हैं। लीगल बैटल है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन आता है उस पर एक बड़ा फैसला हो सकता है, और खासकर स्पीकर के राइट्स पे कि स्पीकर इज़ ही विद इन द पावर्स टू डिसक्वालीफाई द एमएलएज़, ये एक बड़ा डायरेक्शन हो सकता है। इस पर निगाहें टिकी होंगी। मंडे को यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, हमारी निगाहें टिकी होंगी। आप फीडबैक इस पर ज़रूर दीजिएगा। जहाँ तक सेपरेशन ऑफ पावर्स का मामला है रिगार्डिंग द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर, दिस कुड बी अ न्यू टर्निंग पॉइंट। आइए अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं। हमारी दूसरी खबर राहुल गांधी के तीसरे वीडियो मैसेज को लेकर है जो आज आया है, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 100% फोकस है वो सिर्फ अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए है। एग्जैक्टली अगर मैं उनका ट्वीट पढ़कर बताऊं तो ही हैज़ रिटन दैट पीएम्स 100% focus is on building his own image. India's captured institutions are busy doing this task. यानी कि प्रधानमंत्री तो अपनी इमेज बढ़ा ही रहे हैं, साथ में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी उनकी इमेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। और उसके बाद जो लाइन है, दैट इज़ द मोस्ट हार्ड हिटिंग लाइन। उन्होंने लिखा है कि वन मैन्स इमेज कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर अ नेशनल विजन। यानी कि तंज कसते हुए राहुल गांधी ने क्लियरली कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई भी नेशनल विजन नहीं है। और खासकर वो चाइनीज़ एग्रेशन के बारे में जो पूर्वी लद्दाख में इस समय चल रहा है, और जो पूरा जो इंडो चाइना स्टैंड ऑफ देखने को आया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि चाइना से डील करने के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, एक इंटरनेशनल विजन चाहिए, जो कि इस समय उन्होंने कहा है कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ये लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप देखिए चाइना का, कि बिल्कुल किस तरह से पूरे प्लैनेट का जो स्ट्रक्चर बदलने की क्षमता रखता है, उस पर
उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया और कहा कि चाइना के लिए उस तरीके के विजन की ज़रूरत है जो इस समय बिल्कुल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। तो इस तरीके का उन्होंने तंज कसा, जिसको लेकर आज शिवराज सिंह चौहान ने फिर से लगभग वही बातें दोहराई जो पिछले दिनों में हमने जेपी नड्डा से सुनी थी कि उनके जो फैक्ट्स हैं दे आर वीक ऑन फैक्ट्स बेस्ड ऑन मडस्लिंगिंग, ऐसा जेपी नड्डा ने कहा था। और आज शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को कहा है कि राहुल बाबा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको बार बार लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ती है कांग्रेस को, लेकिन वो रीलॉन्चिंग जो बार बार होती है वो फेल हो जाती है, यानी कि राहुल बाबा का एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लगातार एक अग्रेशन राहुल गांधी का दिख रहा है, खासकर इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी पर वार कर रहे हैं, उनके लॉन्ग टर्म विजन पर वार कर रहे हैं। ये टारगेट लगातार चल रहा है और इस पर बड़े बड़े नेता, आपको कहना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, बिकॉज जेपी नड्डा ने पहले ट्वीट किया, उसका जवाब दिया। आज शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता हैं वो भी इस बात को बोल रहे हैं कि राहुल बाबा की जो रीलॉन्चिंग हो रही है वो एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर इंडो चाइना के इशू पर राहुल गांधी ने लगातार एक जो जिसे कहते हैं कि एक गर्म टेम्परेचर उन्होंने बनाकर लगातार रखा है, इज रेज द पिच एंटायरली ऑन बेसिकली he's kept the heat on the Indo-China issue। तो उसी तरफ से बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि जिस समय जहां पर सबसे ज़्यादा वार करना चाहिए वो राहुल गांधी के लिए वहां पर वार करिए। तो इस तरीके की राजनीति देखी जा रही है। लेकिन जब राहुल गांधी लॉन्ग टर्म विजन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहते हैं और बार बार कहते हैं कि आपको हिम्मत की ज़रूरत है, और 56 इंच छाती की उन्होंने बात की थी पिछले अपने वीडियो में, तो लगातार वो उस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वार कर रहे हैं जहां पर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ज़रूर कोई एक इंस्टेंटेनियस डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और जहां तक राहुल गांधी के रीलॉन्चिंग की बात है तो ये भी बात सही है कि कई बार उन्होंने अपने आप को रीलॉन्च करने की कोशिश की, कई बार उनके प्रोजेक्शंस को कांग्रेस पार्टी ने एनहांस करने की कोशिश किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जोरदार जान नहीं फूंक पाई कांग्रेस पार्टी। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स देखने को सामने मिल रही है, जो कि एक रोचक वीडियोस रोज राहुल गांधी के एक नए अवतार में देखने और सुनने को मिल रहे हैं। और लगातार पॉलिटिक्स जो कांग्रेस और बीजेपी की है वो बनी हुई है। इस पर आपका क्या सोचना है, क्या फीडबैक है, ज़रूर दीजिएगा। आइए मैं आपको तीसरी खबर की ओर लेकर चलती हूँ। हमारी अगली खबर भी कुछ इंडो चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर जुड़ी हुई है। आपको ध्यान होगा कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है उस पर बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है। कल भी डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों भारत और चीन के बीच में बातचीत होने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। और इस बीच जो खबरें आ रही हैं कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो चाइनीज़ आर्मी, खासकर जो पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है और जो फिंगर फोर एरिया है पैंगोंग सो लेक का, वहाँ से पीछे हटने को राज़ी नहीं है, यानी कि चाइनीज़ ट्रूप्स वहाँ पर लंबे समय तक रहेगी। तो डिसएंगेजमेंट की जो बातचीत जो बातें आ रही हैं और जिस तरह से डायलॉग प्रोसेस, एक कंसेंसस की बातचीत जो सामने आ रही है वो बिल्कुल अभी बहुत ही स्लो पेस में, बहुत ही धीमी गति में सामने नज़र आ रही है। अब जहाँ तक आर्मी हमारी क्या प्रिपरेशन उसकी है, वो प्रिपरेशन की बातें सामने आ रही हैं और आर्मी के कमांडर्स और आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं वो प्रेस को जो अपनी लीक्ड इन्फॉर्मेशन में जो खबरें दे रहे हैं उसके हिसाब से ये लगता है कि आर्मी बिल्कुल इस तैयारी में है कि वो एडिशनल ट्रूप्स ईस्टर्न लद्दाख में पहुंचाए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। आमतौर पर वहाँ देखा गया था कि जो एक नॉर्मल ईयर में 30,000 के ट्रूप्स का एक प्रेजेंस होता है तो उसको डबल करने की बात हो रही है, यानी कि एडिशनल ट्रूप्स वहाँ पे पहुँचाए जाएंगे। तो बड़ी चुनौती है कि नवंबर में ईस्टर्न लद्दाख में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और बर्फ़बारी में जो 15,000 फीट जो ऊंचाई की जो जगह है, जो एरियाज़ हैं, जो फेस ऑफ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ट्रूप्स का प्रेजेंस है, वहाँ पर सामान पहुँचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन खबरें आ रही हैं कि आर्मी, चाहे वो आर्कटिक टेंट्स हों, चाहे वो उनके गियर्स हों जो सोल्जर्स के, तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। 6,000 व्हीकल्स को तैनात किया जा रहा है कि वो सामान को पहुँचाएँ, सामान को ढोकर वो जो बड़ी हाइट के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर उनको लेकर जाएँ। तो ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कोरोना महामारी के टाइम और खासकर राशन को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि कितना राशन हमारे जो जवान हैं उनको पहुंच सकता है, क्योंकि आम दिनों में 2.5 किलो राशन लगभग एक जवान के हिस्से में आता है। लेकिन इस समय स्केल डाउन भी करने की बातें आ रही हैं कि हो सकता है कि 2.5 किलो की जगह अब 1.5 किलो तक राशन हमारे सैनिकों को मिल सके। तो ये सारी बड़ी चुनौतियाँ इस समय आर्मी के सामने हैं। अब इन चुनौतियों को कैसे पूरा करेगी वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बात सही है कि अगर हम एडिशनल ट्रूप्स वहाँ पर नहीं तैनात रखेंगे तो चाइनीज़
आर्मी इसका फ़ायदा कभी भी उठा सकती है। तो ऐसे में भारत की सेना इस समय पूरी तरह से तैनात है और कितनी कॉम्पिटेंट है, इस समय तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं, लेकिन सामान पहुंचाना वो भी जून और सितंबर के बीच में ज़्यादातर जो एडिशनल स्टॉकिंग अप होती है वो जाड़े के लिए होती है। तो इस समय जो फेस ऑफ हमने देखा था 15 जून को, जिसमें कि 20 जवान शहीद हो गए थे, तो उसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस डीले हो गया है। यानी कि जो एडवांस विंटर स्टॉकिंग का, जिसे हम AWS कहते हैं, उस प्रोसेस में डीले हो गया है। तो अब ऐसे में सारे सामान को पहुंचाना, ये इंश्योर करना कि सारे जवानों को ठीक मात्रा में खाना मिल सके, और सिर्फ खाना ही नहीं, उनके लिए बूट्स, उनके लिए प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर्स, गियर्स, ये सारी बातें हैं और ये सारी चीज़ें उनको पहुंचाने की एक बड़ी चुनौती है। तो ये बात तो साफ है कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, और भारत की सेना ने भी इस बात को मान लिया है कि हमें एक लंबे समय के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो जो डिसएंगेजमेंट की बात है वो बार बार क्लैरिटी, जो एक पॉलिटिकल लेवल से जो क्लैरिटी नहीं आ रही है, वो अभी भी थोड़ा सा चौंकाती है, जिसके लिए जो सारे क्रिटिक्स हैं वो इस बात को कहते हैं कि भारत की सरकार इस बात को साफ क्यों नहीं कर पा रही है कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है उसका स्केल क्या है, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। बार बार विपक्ष इस बात को उठा रहा है, और अगर मानसून सत्र की बात आती है, मानसून सत्र होता है, तो इसमें भी विपक्ष इस बात को बार बार उठाएगा। तो फिलहाल डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अभी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, और भारत की सेना पुरजोर तरीके से इस समय तैयार है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वो जितनी भी लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज है उसको भारत की सेना ने आगे बढ़ा दिया है। अब ऐसे में भारत की सेना कितनी कामयाब होती है, आपको पता है कि चाइनीज़ आर्मी की बहुत हैवी प्रेजेंस है वहाँ पर, उनके साथ आर्टिलरीज हैं, वेपन्स हैं, वो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन भारत की सेना क्या तैयार है, और उससे भी ज़्यादा जो एक बड़ी चुनौती है वो मौसम की चुनौती है, क्योंकि नवंबर के बाद से जिस तरीके की स्नोफॉल उन एरियाज़ में देखी जाएगी, तो हमारे जवान कितनी तरह से वेल इक्विप्ड होंगे, वो एक बड़ा सवाल होगा। इस पर आप फीडबैक दीजिएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। हमारी अगली खबर राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर है कि खबरें आ रही हैं कि जो अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका शिलान्यास 5 अगस्त को हो सकता है। 2 डेट्स दी गई थी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, एक 3 अगस्त की और दूसरी 5 अगस्त की। तो ऐसा माना जा रहा है कि 5 अगस्त को लेकर एक कंसेंसस बन रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री उस शिलान्यास की जो पूरा इवेंट है उसमें वो अटेंड करेंगे। उसके साथ करीब 200 से ज़्यादा गेस्ट्स नहीं होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से ज़्यादा गेस्ट्स को नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन जो डेट है उसको लेकर एक तकरार शुरू हो गया है, क्योंकि आपको बता दें कि जो शंकराचार्य स्वरूपानंद जी हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि जो 5 अगस्त की डेट है वो शुभ काल नहीं है, और उन्होंने जो एग्जैक्टली जो विष्णु शास्त्र के हिसाब से जो उन्होंने कहा है कि जो दक्षिणायन भद्रपाद है उसमें किसी भी मंदिर का शिलान्यास या किसी घर का कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू किया जाता, और अगर ऐसा होता है तो वो कभी सफल नहीं होता, ऐसी बात को स्वरूपानंद जी ने कहा है। लेकिन अयोध्या के जो महंत हैं उन्होंने कहा है कि भूमि पूजन हो चुका है और शिलान्यास होने में कोई देरी नहीं है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब बार बार खबरें आ रही हैं कि जो राम मंदिर का जो पूरा आर्किटेक्चर है वो कैसा होगा। कुछ आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने बात करी है और उन्होंने कहा है कि इस मंदिर की जो हाइट है वो 161 फीट होगी, और आपको मैंने पहले ही बताया कि अब जो पूरा आर्किटेक्चर है उसको लेकर भी सारी बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह से ट्रस्ट की एक बड़ी भूमिका होगी उसके कंस्ट्रक्शन में। लेकिन फिलहाल जो एक पॉलिटिक्स दिख रही है डेट्स को लेकर, अब उस डेट्स में, क्योंकि स्वरूपानंद जी ने एक बात और भी कही है कि हम इस पर राजनीति ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा जो हिंदू शास्त्र है वो राजनीति की वजह से पीछे हट जाता है। तो ये सब सारी बातों को लेकर जो पूरा एक टर्न है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। राम जन्मभूमि के जो शिलान्यास की हम राम मंदिर की जो शिलान्यास की हम जो बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो प्रोटेम स्पीकर हैं मध्य प्रदेश असेंबली के, उन्होंने आज एक बड़ी रोचक बात कही है, रामेश्वर शर्मा ने, और उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का शिलान्यास जल्द से जल्द हो, और वो उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की जो महामारी है वो तभी जाएगी जब राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये जो एक बयानबाजी और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आ रहे हैं, उससे जो पूरा फोकस है, पूरा स्पॉटलाइट है, वो फिर से राम मंदिर
के जो शिलान्यास पर है उस पर चला गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक बहुत आयरनी आप इसे कहेंगे कि शिलान्यास के थोड़े ही दिन पहले आपको बता दें कि जो बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन का जो केस है, बाबरी मस्जिद विध्वंस केस जो चल रहा है स्पेशल सीबीआई कोर्ट में, जिसकी हियरिंग है और डेली हियरिंग्स इस पर चल रही हैं, इस पर जो बयान है मुरली मनोहर जोशी के और इन सारे बड़े लीडर्स के बयान उसको रिकॉर्ड किया गया है। मुरली मनोहर जोशी का रिकॉर्ड किया गया आज, और अब कल एल के आडवाणी का भी बयान दर्ज किया जाएगा वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आज खबरें ये भी आ रही थी कि अमित शाह भी आडवाणी से मिलने के लिए गए थे, तो ठीक एक दिन पहले उनका मिलना, जबकि उनको बयान देना है बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के केस में, तो ये सारा कहीं ना कहीं पूरी जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, रिलीजियस एक्टिविटी है, वो पूरी इस समय सिंक्रोनाइज्ड है। अमित शाह का आडवाणी को मिलना, सारी अटकलें लग रही हैं कि क्या वो आडवाणी जी को मनाने गए थे, क्योंकि आडवाणी जी, ऐसी खबरें आती रहती हैं कि आडवाणी जी बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से, क्योंकि उनको लगता है कि जो पूरी सरकार इस समय चल रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा है। तो क्या अमित शाह उनसे मिलने के लिए गए थे, कर्टसी कॉल थी, या वाकई में किसी तरीके की उनकी बातचीत हुई है? लेकिन उसका एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि अमित शाह का मिलना कुछ दिन पहले, जबकि स्पेशल सीबीआई कोर्ट की हियरिंग उसको ख़त्म होनी है, क्योंकि जो उसका जो पूरा फैसला है वो 31 अगस्त तक आना है, तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। लेकिन फ़िलहाल जो एक हिंदुत्व एजेंडा था और बीजेपी का लगातार जो एक फोकस था कि हमें राम मंदिर बनाना है, तो उसको लेकर काफ़ी कमिटेड लगती है इस समय पार्टी। और इस समय चाहे कोरोना की महामारी हो, चाहे कुछ भी हो, हालांकि उन्होंने कहा है कि इस पूरे फैनफेयर को हम इतनी बड़े स्केल पर नहीं करेंगे, 200 से ज़्यादा इन्वाइटीज़ को हम नहीं बुलाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो पूरा फोकस है वो इस समय राम मंदिर पर आकर फिर से अटक गया है और पूरी स्पॉटलाइट इस समय है। लेकिन जो पूरा बड़ा सवाल है कि एल के आडवाणी से अमित शाह का मिलना वो क्या हो सकता है, उसकी जो बड़ी पिक्चर है वो क्या हो सकती है। अभी आने वाले दिनों में कुछ और बातें नज़र आएंगी। अभी कल फिलहाल आडवाणी को, लाल कृष्ण आडवाणी को अपना बयान वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देना है, तो उस पूरे केस में क्या फ़ैसला आता है, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस केस है, उसको लेकर भी सारी निगाहें टिकी होंगी कि जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट है उसको लेकर वहाँ का फ़ैसला क्या आता है। लेकिन एक बड़ी आयरनी है कि एक तरफ राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का जो स्पेशल सीबीआई हियरिंग है वो भी ख़त्म होगी। तो इतिहास के पन्नों में अगर आप कहें तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लिखा जाएगा जहां तक राम जन्मभूमि मूवमेंट का सवाल है। तो इस पर क्या कहता है कोर्ट और किस तरीके से राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, उस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। इस पर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब आपको अपनी आखिरी खबर की ओर लेकर चलते हैं और वो है कोरोना से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही शॉकिंग एक सर्वे, एक प्राइवेट लैब का एक सर्वे आया है और इस सर्वे के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि 18 करोड़ लोग ऑलरेडी एंटीबॉडीज़, एक ऐसे 18 करोड़ लोग हैं जिन पर सर्वे हुआ और ऐसा लग रहा है कि उनमें एंटीबॉडीज़ कोरोना की बन चुकी हैं। अब आपको ये बता दें कि थायरोकेयर ने ये सर्वे किया है और 600 पिन कोड यानी कि 600 एरियाज़ में इन एंटीजन टेस्ट को किया गया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि देश की जो 15% जनता है उसमें एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। यानी कि बड़ा सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी जनसंख्या में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, जिसको हम कह रहे हैं 15% ऑफ द पॉपुलेशन, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 18 करोड़ पीपल इन द कंट्री, एंड इफ दे हैव डेवलप्ड एंटीबॉडीज़, सो द बिग क्वेश्चन इज़ दैट आर वी हेडिंग टूवर्ड्स अ हर्ड इम्यूनिटी। बार बार इस बात को उठाया जा रहा है कि क्या हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि थायरोकेयर ने अपने तरफ से कहा है, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि इस सर्वे को नहीं मानेंगी, इस सर्वे को क्रेडिबल नहीं मानेंगी, तो थायरोकेयर ने आगे बढ़कर ये कहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट डेटा ड्रिवन प्रेडिक्शन एंड दिस इज़ नॉट अ रैंडमाइज स्टडी, दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल सर्वे। लेकिन अगर सेरोलॉजिकल सर्वे की अगर हम बात करते हैं तो ये सेकेंड सेरोलॉजिकल सर्वे ऐसा होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था जिसमें ये कहा गया था, जो दिल्ली और जो बाकी एरियाज़ में कहा था कि 23% की लगभग ऐसी जनता है जो कि एक्सपोज है इस समय कोरोना के इन्फेक्शन को लेकर। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जून में ICMR ने एक सर्वे करवाया था, जिस सर्वे की फाइंडिंग्स अभी अंडर रैप्स हैं, उसको
पब्लिसाइज नहीं की गई हैं, उसे पब्लिक डोमेन में नहीं लेकर आई है आईसीएमआर। और उस सर्वे के मुताबिक भी 15 से 20% जो देश की जनसंख्या है उसमें एंटीबॉडीज़ कोरोना के लिए बन चुकी हैं। काफ़ी सिमिलर है टू व्हाट थायरोकेयर सर्वे इज सेइंग। लेकिन उसको अंडर रैप्स क्यों रखा गया? क्या सरकार आंकड़े छुपाना चाह रही है कोरोना के? तो ये सारे बड़े सवाल हैं। पहला बड़ा सवाल कि अगर ये सर्वे क्रेडिबल है और अगर आईसीएमआर, पहली बात तो ये कि आईसीएमआर ये डेटा क्यों छुपा रहा है, और अगर ये डेटा छुपाने की बात नहीं करता है तो अगर इस डेटा में थोड़ा सा भी तथ्य है तो बड़ा सवाल ये है कि क्या हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर हम बन रहे हैं तो सरकार इस बात को क्यों नहीं मान रही है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। 46,000 केसेस कोरोना के सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, यानी कि अब जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस हैं वो 12.38 लाख्स हो चुके हैं। इधर लॉकडाउन्स की खबरें अलग अलग जगह से आ रही हैं। मणिपुर, उधर कश्मीर से, भोपाल में लॉकडाउन के अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर इस बात को मानती है कि सिचुएशन शायद हाथ से बाहर निकल गई है, लेकिन हम एडमिट करने के लिए इसको तैयार नहीं हैं। और बड़ा सवाल ये है कि हेल्थ ऐसा जो सब्जेक्ट है जहाँ पे लोगों की जनसंख्या की स्वास्थ्य का सवाल है, वहाँ पर सरकार बातें क्या छुपा रही है, लोगों को असलियत क्यों नहीं बता रही है कि उसमें रणनीति में बदलाव क्या होना चाहिए, उसको लेकर सारे जो तथ्य हैं सरकार को सामने रखने चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सरकार फिगर्स को छुपा रही है, रणनीति को लेकर इस समय क्लैरिटी नहीं है। और ऐसे में जो आम जनता है वो क्या करे? क्या सिर्फ मास्क, ग्लव्स और जो लॉकडाउन्स हैं उसके सहारे क्या जनता को जीना होगा? ये सारे बड़े सवाल हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार इसको लेकर कोई जवाब, कोई ठोस जवाब क्यों नहीं दे रही, कोई क्रेडिबल जवाब। अगर मैं ठोस कहती हूँ तो मैं क्रेडिबल जवाब कहती हूँ जिसको लेकर एक्सपर्ट्स में भी एक आम राय बन पाए। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में WHO के चीफ ने इस बात को कहा था कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डायरेक्शनलेस हैं, जो दिशाहीन नज़र आ रहे हैं जहाँ तक कोरोना की महामारी को टैकल करने की बात है। तो ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन जो ये हर्ड इम्यूनिटी की बात है और थायरोकेयर का जो सर्वे है वो वाकई में एक आई ओपनिंग सर्वे है। और अगर इसमें कुछ भी सिमिलैरिटी है जो आईसीएमआर का सर्वे है तो आज बड़ा सवाल ये है कि आईसीएमआर इस सर्वे को क्यों छुपा रहा है, और क्या आईसीएमआर इस सर्वे को उजागर करेगा, उसको पब्लिसाइज करेगा, ये देखना होगा। इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @neelu317 पर। देयर इज एन ईमेल आईडी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। यू कैन सेंड अस योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट्स नॉट फेक।